एपिसोड 91 से 95 तक डेथ एंड रिबर्थ ऑफ पावरफुल गर्ल। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अमायरा उन गुंडों को पीट रही थी। वहीं दूर खड़ा श्रेयांश यह सारा नज़ारा देख रहा था। अमायरा की ताकत और उसकी फाइटिंग स्किल देखकर तो श्रेयांश और यश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन लोगों ने शायद ही कभी किसी इतनी छोटी सी लड़की को इस तरह फाइटिंग करते हुए देखा होगा। उसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, और जिस तरह से वह फाइटिंग कर रही थी उसकी ताकत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अब आगे जैसे ही अमायरा को एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो वह तुरंत छिप जाती है, और श्रेयांश के जाने के बाद वह बाहर निकलती है और मन में सोचती है आखिर में यह शख्स कौन है। उसके पिछले जन्म में ऐसी कोई याद नहीं थी, जिस वजह से अब उसे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। पता नहीं यह उसका दोस्त है कि दुश्मन है, उसे भी अभी अच्छे से यह नहीं पता है। वहीं अमायरा अब और यहाँ रुक नहीं सकती थी, उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। वैसे भी यह मामला जो अभी उसके सामने आया था, इस वजह से उसका मूड पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। इसलिए अब वह बिना देर किए आगे सड़क की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी ही दूर जाकर गली से निकलने के बाद उस मेन सड़क पर आ जाती है। वहाँ उसने पहले ही कैब बुक कर लिया था, जिस वजह से वह पहुंचती है तो उसका कैब उसके सामने ही खड़ा था। वह तुरंत ही उस पर जाकर बैठती है और फिर उसे ब्लैक मार्केट जाने को कहती है। कैब वाला यह सुनकर हैरानी से अमायरा की ओर देखता है, लेकिन वहीं अमायरा की घूरती हुई नज़रों को देखकर वह चुपचाप अपने गाड़ी को चलाते हुए उधर बढ़ जाता है। वह मन में यही सोच रहा था कि यह छोटी लड़की उस खतरनाक बाजार में क्या करने जा रही है। यह मार्केट मुंबई की ऐसी गुमनाम गलियों में था जहां पर चोरी के माल बेचे जाते थे, और यहाँ पे बहुत से ऐसे चीज़ें भी बेची जाती थी जिसके बारे में बस उन्हीं लोगों को पता था जो इसकी सौदेबाजी किया करते थे। यह एरिया अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ था, इस वजह से यहाँ जल्दी आने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बस यहाँ वही लोग आते थे जिन्हें यहाँ से वह चीज़ें चाहिए होती थी और वह रिस्क उठाने की क्षमता रखते थे। अमायरा को इसके बारे में अपने पिछले जन्म में काफ़ी कुछ पता था, इसलिए उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता था। वह जानती थी कि यह एरिया कैसा है और यहाँ पे किस किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि उसे यहाँ के कई रहस्यों के बारे में पता था जो शायद ही किसी को पता हो। अमायरा कुछ ही देर में उस मार्केट के पास पहुंच जाती है। टैक्सी वाले ने अपनी टैक्सी उस मार्केट से थोड़ी दूर ही खड़ी कर ली थी और कहा कि मैडम, हम इससे आगे अब नहीं जा सकते हैं। यह एरिया उन गुंडे बदमाश लोगों का है। वहां जाने पर वह हमारे साथ छिनैती करते हैं और हमें मारते पीटते भी हैं, हमारे पैसे छीन लेते हैं। इस वजह से आप हमें यहीं पर छोड़ दीजिए। उसकी बातों को सुनकर अमायरा भी समझ सकती थी कि वह गरीब इंसान जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है, इसलिए वह ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा जहां वह किसी मुसीबत में फंस जाए। वह उसे कहती है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद वह उसे पैसे देकर उस मार्केट की ओर बढ़ जाती है। इस वक्त अमायरा ने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर रखा था। अपने आंखों पर चश्मा लगा रखा था, जिस वजह से ना तो उसकी आंखें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी और ना ही उसका चेहरा दिख रहा था। उसने अपने पूरे शरीर को एक लॉन्ग कोट से ढक रखा था, जिस वजह से यह देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया था कि सामने से आ रहा इंसान लड़की है कि लड़का है। वहीं उसने अपनी पूरे गेटअप को बदलने के बाद वह आगे बढ़ जाती है।
वह जैसे ही कुछ दूर आगे जाती है तो वह उस मार्केट के अंदर पहुंच जाती है। वह अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाकर देखती है तो वहाँ तरह तरह के लोग और तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी, पर उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह सीधे अंदर घुसते चली जाती है। धीरे धीरे कर वह मार्केट के बहुत अंदर आ जाती है। वहाँ वह एक बहुत पुराना सा घर देखती है। वह सीधे उस घर के अंदर चली जाती है, लेकिन यह क्या, उस घर के अंदर घुसते ही वहाँ एक और मार्केट लगा हुआ था जो काफ़ी सीक्रेट तरीके से लगा हुआ था। वहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो किसी तरह का व्यापार किया जाता था, और यह और किसी का नहीं बल्कि डायमंड का व्यापार था। यहाँ पे बहुत से लोग आते थे और बहुत कुछ खोकर या तो बहुत कुछ कमाकर जाते थे। यहाँ पर तरह तरह के पत्थर चारों ओर दिख रहे थे जिसपे उन सबके रेट लिखे हुए थे। यह डायमंड वाले पत्थर थे जिसे सेल करने के लिए यहाँ रखा गया था। एक तरह से इसे जुआ कहा जा सकता है, जो अमीरों के शौक थे। अमायरा भी आज अपनी किस्मत आजमाने वहाँ आई थी। वैसे उसे इन चीज़ों का बहुत ही अच्छा नॉलेज था। पिछले जन्म में उसने ऐसी गैम्बलिंग कई बार की थी। यह गैम्बलिंग उसके लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। वह तुरंत ही उस जगह पर पहुंचती है जहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। इस वक्त सब अपने में भिड़े हुए थे, इसलिए वहां पर जाते किसी की नज़र नहीं पड़ती है। वह भी एक साइड जाकर कुर्सी पे बैठ जाती है और शांति से वहां सभी पत्थरों को एक एक कर देखने लगती है। जब से उसका रिबर्थ हुआ था उसके पास एक अजीब सी पावर थी। वह किसी को देखकर उसकी हकीकत पहचानने की क्षमता रख लेती थी। इस वजह से उसकी नज़रें जब भी ऐसे पत्थर पर पड़ती जिसके अंदर सचमुच डायमंड हो सकता था तो उसकी आंखें चमक जाती और उसे एक अजीब सा एहसास होता, जैसे उसकी गट फीलिंग कह रही हो कि हाँ, इसी के अंदर रियल डायमंड है। फिर क्या था, अमायरा एक एक कर उन पत्थरों की बोली लगाना शुरू कर देती है। वैसे देखने में वह पत्थर काफ़ी साधारण थे और बहुत ही पुराने, जिस वजह से उसकी कीमत बहुत ही कम रखी गई थी। वहीं अमायरा को इस तरह से बोली लगाता देखकर वहां बैठे काफ़ी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं, क्योंकि उसने चाहे जितनी भी अपनी आवाज़ बदल रखी हो फिर भी वह आवाज़ छोटे बच्चे की तरह ही लग रही थी। और वहाँ पर बैठे सारे लोग काफ़ी एक्सपीरियंस और बुजुर्ग थे, जिस वजह से उन्हें अपने सामने बैठा यह बच्चा बहुत ही छोटा लग रहा था। इसलिए वह उसकी ओर देखकर हंसते हुए कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ क्या करने आए हो? यह तुम्हारे खाने खेलने के दिन है और तुम यहाँ पर आकर गैम्बलिंग कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि यह करने से तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है? और क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम इस तरह के काम करते हो? बच्चे, अभी तुम छोटे हो और तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, इसलिए जाकर अपने स्कूल और कॉलेज में जाकर खेलो। इस तरह के गेम खेलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, यह खेल बड़ों का है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा बस एक बार उसकी ओर देखती है पर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था जो अभी यह बोल रहा है थोड़ी देर बाद इसका मुंह देखने लायक होगा। वहीं अपने आप को इस तरह इग्नोर होता हुआ देखकर वह व्यक्ति जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सम्मानीय माना जाता था, जो अपने अमीरी का रौब झाड़ता था, वह गुस्से से अमायरा की ओर देखता है और कहता है कि छोटा बच्चा, मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम इस तरह मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे भलाई के लिए यह बात कह रहा हूँ, इसलिए अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहीं अमायरा उसे फिर से देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर एक पल के लिए उस आदमी का मुंह भी बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने पूरे अकड़ के साथ बोलता है कि छोटा बच्चा, तू इस तरह से मुझे क्यों देख रहा है?
वहीं अमायरा थोड़े गुस्से भरी आवाज़ में बोलती है कि अंकल, क्या आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हैं? क्या मैंने आपसे कोई राय मांगी है? अगर मैंने आपसे कोई राय नहीं मांगी है तो इस तरह से फ्री में अपनी राय किसी को मत दिया कीजिए। इस तरह के लोग बेवकूफ़ कहलाते हैं। उसकी ऐसी इंसल्ट भरी बातों को सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वहीं बाकी बैठे लोग उसकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं, जिस वजह से उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। वह अमायरा की ओर गुस्से से देखने लगता है और सोचता है कि इस घटिया बच्चे को मैं एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। यहाँ से जाते जाते जो भी लेकर आया है, नहीं कंगाल होके गया तो मेरा नाम भी मिस्टर खुराना नहीं। यह सोचकर वह उसे ध्यान से देखने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में भर भर के गुस्सा नजर आ रहा था। वहीं अमायरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि इस तरह के कीड़े मकोड़े उसके रास्ते में रोज आते रहते हैं, और अगर वह इन तरह के कीड़े मकोड़ों पर ध्यान देगी तो अपना काम कैसे करेगी? वह एक जीनियस है और इस तरह के बेवकूफ़ लोगों से वह पंगा नहीं ले सकती है, क्योंकि यह पागलों की कैटेगरी में सबसे आगे आते हैं और पागलों के मुंह लगना खुद को पागल बनाने से कम नहीं होता है। अमायरा शांति से उस ओर देखने लगती है और अब एक एक कर सभी पत्थरों पर बैठ लगने लगता है। अब सब बोली लगाना शुरू कर देते हैं। वही मिस्टर खुराना की बोली सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि वह अपने पैसे का रौब झाड़ते रहते थे और सबको यह जताते रहते थे कि उनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है, और बाई चांस उनकी किस्मत होती थी कि वह एक दो बार जीत भी जाते थे। वहीं काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वहीं अमायरा अभी बिल्कुल शांत थी। फिर तभी उन छोटे पत्थरों की बारी आती है, जिस पर कोई ज़्यादा बैट नहीं लगा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब बड़े पत्थरों में कुछ नहीं मिला तो इन पुराने पत्थरों को जो कई साल से यहाँ पड़े हैं, जिसे कोई नहीं खरीदता, इसके अंदर भला क्या निकलेगा? अगर वह इसे ले भी लेते हैं तो उन्हें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसके अंदर तो पता नहीं कितना छोटा डायमंड निकलेगा या फिर निकलेगा भी नहीं, क्योंकि यह पत्थर देखने में ही इतना छोटा है। तो इसके अंदर संभवतः एक मक्खी के सर के बराबर डायमंड निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। यह सोचकर सभी लोग इग्नोर कर रहे थे, पर अमायरा ने उन्हीं पत्थरों पर बैट लगाया जिस पर किसी ने नज़र भी नहीं डाली। अमायरा ने उनकी कीमत बोली। सबसे पहले तो उसकी कीमत बहुत ही कम लगाई गई थी, जो मात्र 5,000 से शुरू थी, जहां बाकी के सभी पत्थर लाख और 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख में बिके थे। वहीं यह पत्थर सिर्फ 5,000 से शुरू हुआ था। इस वजह से सबकी नज़रों में इसे लेना अपनी बेइज्जती के समान महसूस हो रहा था, इसलिए किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं अमायरा ने वहाँ रखे उन 8 पत्थरों को खरीद लिया था। वहीं उसे उन पत्थरों को खरीदता देखकर सभी लोग मजाकिया नज़र से अमायरा को देख रहे थे। वहीं खुराना से नहीं रहा गया तो खुराना हंसते हुए बोलता है कि छोटा बच्चा, आखिर में मुझे अच्छे से पता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और तुम यहाँ अपना लक आजमाने आए होगे। वैसे भी मुझे पता है तुम जैसे बच्चे हमेशा ही अपने घर से भागकर इस तरह से गैम्बलिंग किया करते हो। नई नई जवानी छाई है, इस वजह से यह सब शौक तो पनपना वाजिब है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका मन कर रहा था कि वह इसी वक्त इसका मुंह तोड़ दे, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो सबकी नज़रों में आ जाती। वहीं अमायरा चुपचाप वहाँ से उठकर उन पत्थरों को लेकर जाने लगती है। उसका मन बिल्कुल नहीं था कि वह इन पत्थरों को यहाँ कटवाए, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इसके अंदर रियल डायमंड हैं और यह बहुत ही दुर्लभ हैं। अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो वह लोग इसके लिए मुसीबत खड़ी करने आ जाएंगे। लेकिन वह जैसे ही जा पाती तभी मिस्टर खुराना बोलते हैं कि छोटे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ का नियम है कि
इन सारे पत्थरों को काट कर देखा जाएगा और जब तक यह पत्थर नहीं कटेंगे तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। तो वहीं अमायरा उसकी ओर गुस्से से देखती है और बोलती है कि मेरा मन नहीं है, मैं इसे नहीं कटवाना चाहता हूँ। वैसे भी आप लोगों के लिए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप मुझे जाने दीजिए, बिना मतलब के परेशानी खड़ी मत कीजिए। उसकी बातों को सुनकर खुराना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, ए लड़के, तू अपने आप को क्या समझ रहा है? अभी तक वह अमायरा को बस एक लड़का ही समझ रहे थे। अगर उसे पता चलता कि यह एक लड़की है तो शायद अभी सबके देखने का नज़रिया बदल जाता और सब लोग उसे कैसी दृष्टि से देखते हैं तो आप लोग अंदाज़ा ही लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे थे सब एक तरह से क्रिमिनल, गुंडे, बदमाश इसी तरह के लोग थे। वहीं अमायरा उसे खामोशी से देख रही थी। उसे अब यहाँ इन लोगों के साथ बिल्कुल भी बकवास नहीं करनी थी। वहीं कोने में बैठा एक व्यक्ति काफ़ी देर से यह सारा नज़ारा देख रहा था, पर वह खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, वह बस खामोशी से उस छोटे बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा बच्चा क्यों इस तरह से इन पत्थरों को खरीद रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं खरीदा। क्या सच में इसे इसके बारे में कुछ पता है या फिर यह बस अपने मौज मस्ती के लिए यह कर रहा है? वह अभी और भी कुछ जानना चाहता था, इसलिए वह खामोशी से सब कुछ देख रहा था। वहीं खुराना गुस्से में चिल्लाता है, कहता है कि ये छोटे लड़के, जो मैं यहाँ कहता हूँ वही बात होती है, और मैंने अगर तुम्हें कहा है कि तुम इन पत्थरों को कटवाए बिना यहाँ से नहीं जा सकते हो तो खामोशी से अपने जगह पर बैठ जाओ। तब अमायरा बोलती है कि हाँ, जिससे आप लोगों को ऐसे लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। अगर यह पत्थर काटे गए और इसमें बड़े हीरे निकले तो आप लोग मुझसे इसे छीनना चाहोगे और आप मुझे यहाँ से इसे ले जाने नहीं दोगे। उसकी बातों को सुनकर अब वहाँ बैठे सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, छोटे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। वहीं खुराना के साइड में बैठा एक उससे भी थोड़ा बड़े उम्र का व्यक्ति बोलता है कि बच्चा, तुम इतना ना डरो, यहाँ तुमसे यह कोई नहीं छीनेगा। यहाँ का रूल यही है कि इन पत्थरों को काट कर देखा जाता है कि किसकी किस्मत खुली और किसकी किस्मत डूब गई। बस हम इतना ही देखते हैं। इसके अलावा यह चीज़ तुमने खरीदी है तो इसका अधिकार तुम पर है, यह पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम डरो नहीं, हम अपनी ज़बान से पलटेंगे नहीं, इसलिए बिना वजह किसी से बहस मत करो, बस शांति से बैठ जाओ। तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेगा, बस अपने पत्थरों को कटने दो। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि वह उसकी आंखों में सच्चाई देख रही थी। वह उसे देखकर अच्छे से पहचान सकती थी कि उसे किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है। तो वह उसकी बातों को मानकर शांति से अपनी जगह पर फिर से बैठ जाती है। लेकिन अब भी अमायरा की नज़रें खुराना को घूर रही थी। वहीं खुराना उसे देखकर पूरी तरह से चिढ़ गया था। बाकी लोग अपने अपने पत्थर को एक एक कर काटने के लिए देते हैं। जैसे जैसे पत्थर कट रहा था वैसे वैसे सबकी किस्मत बदल रही थी। किसी के पत्थर से डायमंड के टुकड़े निकल रहे थे तो किसी का पत्थर खाली जा रहा था। जिसका भी किस्मत खराब निकलता सब लोग उसके ऊपर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वहीं जिसकी किस्मत अच्छी निकलती, अगर वह चाहे तो वह इन डायमंड को यहाँ बेच भी सकता था और उसे यहाँ पर उसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती। वहीं अब खुराना की बारी आती है। उसने भी 4 कीमती पत्थर खरीद रखे थे, वह उन्हें काटने के लिए देता है। थोड़ी ही देर में वह पत्थर सबके सामने काटा जाता है। जैसे ही पहला पत्थर काटा जाता है तो उसके अंदर से एक छोटा हीरा निकलता है, जिसे देखकर खुराना
के चेहरे पर ज़्यादा बड़ी मुस्कुराहट तो नहीं, लेकिन फिलहाल मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि उसका पैसा बर्बाद नहीं हुआ। फिर दूसरे की बारी आती है। दूसरे पत्थर में कुछ भी नहीं निकलता। यह देखकर उसका चेहरा लटक जाता है। वहीं सब लोग ताली बजाकर हंसने लगते हैं। फिर तीसरे की बारी आती है। तीसरे पत्थर में भी कुछ नहीं निकलता। अब तो खुराना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर बारी आती है चौथे पत्थर की। चौथे पत्थर में एक छोटा रेड कलर का हीरा निकलता है, लेकिन यह प्योर नहीं था। यह शुद्धता के मापदंड पर अगर रखा जाता तो कहा जा सकता था कि यह मात्र 20% ही शुद्ध होगा, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली थी कि यह पत्थर बर्बाद नहीं गया। और तीसरे पत्थर में भी उसे वाइट डायमंड मिलता है, जो पूरी तरह से शुद्ध तो नहीं था, लेकिन जो था फिलहाल उसकी किस्मत थी, वह उसी में संतुष्ट होता है, क्योंकि उसे पता है कि हर बार कोई लकी नहीं निकलता है। बहुत से पत्थर खाली चले जाते हैं। वहीं साइड में बैठा वह व्यक्ति बोलता है, क्या तुम अपना यह रेड डायमंड बेचना चाहोगे? तो खुराना बोलता है कि नहीं, मैं क्यों बेचूंगा, मेरे पास इसके लिए दूसरा ही तरीका है, इसलिए तुम अपना पत्थर दो। वह व्यक्ति भी अपना पत्थर देता है। उसने सिर्फ 3 पत्थर ही खरीद रखे थे, जिसमें से एक में एक छोटा हीरा निकलता है और बाकी 2 पत्थर उसके खराब हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोग वहाँ उसका भी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे कर करके बारी बारी से सभी लोग अपने अपने पत्थरों को काटने के लिए देते हैं। यह एक तरह से देखा जाए तो अजीब तरह की गैम्बलिंग थी, जहां यह लोग एक दूसरे की खिंचाई भी करते थे और यहाँ मुनाफा और नुकसान भी होता था। वहीं अब बारी आती है अमायरा की, क्योंकि सभी लोग अपने अपने पत्थर कटवा चुके थे। अब अमायरा की बारी आती है तो एक व्यक्ति उसकी ओर देखकर बोलता है, छोटे बच्चे, अब तुम अपना पत्थर दे दो। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि जब इतने बड़े पत्थरों में कुछ नहीं निकला तो इस छोटे बच्चे के पास जो छोटे छोटे पत्थर हैं उसमें क्या निकलेगा, यह तो बिल्कुल इसी की तरह है। उसकी बातों को सुनकर बाकी लोग हंसने लगते हैं। वहीं उन्हें इस तरह हंसता देखकर अमायरा मन ही मन हल्का सा मुस्कुरा देती है और सोचती है कि हंस लो, अभी तुम्हारे हंसने की बारी है, लेकिन बाद में मेरे हंसने की बारी होगी। फिर उसके बाद अमायरा शांति से उठकर जाती है और सामने खड़े एक व्यक्ति के हाथ में अपने पत्थरों को दे देती है। वह उन स्टोन को लेकर वहां जाता है और उसे दे देता है। जैसे ही उसके पहले पत्थर को काटा जाता है तो उसके अंदर से एक ग्रीन डायमंड का बड़ा हिस्सा निकलता है। यह देखकर तो सभी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती है। यह काफ़ी बड़ा डायमंड था और इसे देखा जाए तो शुद्धता की परख में यह 70% से भी अधिक शुद्ध था। यह देखकर तो अब वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं और तभी एक व्यक्ति बोलता है, अरे यार, हमारा कितना बैड लक है। इस पत्थर को हम लोग हर रोज़ देखते थे, लेकिन कचरे की तरह इसे एक किनारे ही फेंके रहते थे, और देखो तो इसके अंदर क्या नायाब तोहफा निकला है। यह बच्चा तो इससे काफ़ी पैसा कमा सकता है। वहीं वह अमायरा की ओर देखते हुए बोलता है, क्या बच्चा तुम इसे मुझे बेचना चाहोगे? तो अमायरा साफ साफ उसे मना कर देती है, क्योंकि उसका बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और अगर बेचना ही होगा तो वह अपने तरीके से बेचेगी। इन बेवकूफ़ों को तो वह कतई नहीं बेचेगी। वहीं जैसे ही दूसरा पत्थर कटता है, उसके अंदर भी एक ग्रीन डायमंड निकलता है। अब यह देखकर तो और सबके सब आंखें फटी की फटी रह जाती है। सब एकदम खामोशी से कभी अमायरा को देखते तो कभी उन पत्थरों को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों पत्थरों में इस तरह से डायमंड निकल सकता है। फिर तभी तीसरा पत्थर भी काटा जाता है और चौथा और पांचवा पत्थर भी काटा जाता है। उन सब में एक एक कर डायमंड निकल रहे थे, किसी में वाइट तो किसी में रेड। लेकिन जैसे ही छठवां पत्थर काटा जाता है, उसमें एक बहुत ही बड़ा पिंक डायमंड निकलता है, जिसे देखकर तो सबकी आंखें फैल जाती हैं।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। शुद्धता की परख में यह 100% शुद्ध था। अब तो उनका होश ही खोने लगा था। वह सब आश्चर्य से बस उन डायमंड को देख रहे थे। साफ साफ उनकी नजरों में लालच दिखाई दे रहा था। वहीं अमायरा को पता था कि उन पत्थरों के अंदर इस तरह के डायमंड हैं जिसे वह पहली नज़र में ही पहचान सकती थी। लेकिन अब वह सबकी नज़रों को देख रही थी जिनके अंदर भर भर के लालच आ गया था। तभी खुराना होश में आते हुए कहता है, ए लड़के, तूने यह कैसे किया? तुझे क्या पहले से ही पता था कि इन पत्थरों में डायमंड है और तू आकर इसी को खरीद लिया? वहीं अमायरा उसे ऐसे देखती है जैसे वह दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ को देख रही हो। क्या उसे अंदाजा है कि वह क्या बोल रहा है? फिर अमायरा तंज भरी मुस्कान देती है और बोलती है कि अगर इतना ही पता था तो यह इतने दिनों से यहाँ ही तो फेंका हुआ था, तुमने क्यों नहीं खरीद लिया? वैसे भी यह कचड़े की तरह तुम ही लोगों ने तो फेंका था। मैंने तो बस इसे खरीद लिया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और मैं बहुत पैसे लेकर यहाँ नहीं आया था, इसलिए मेरी जितने हिम्मत थी उतने पैसों की मैंने खरीद ली। अब मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं थे और यह तो मेरी किस्मत है, मेरा गुड लक है जो इन पत्थरों में इतना कीमती डायमंड है। तो इस बात से भी तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्या तुम मुझे भगवान समझते हो जो मैं इन पत्थरों के आर पार झांक कर देख सकता हूँ? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरी पूजा नहीं करनी चाहिए और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसकी बातों को सुनकर वह व्यक्ति झेप जाता है। आखिर में इस बच्चे के कहने की हिम्मत कैसे पड़ी कि वह उसकी पूजा करे? वह उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, छोटे लड़के, तुम कहीं ज़्यादा नहीं बोलते हो? तो वह बोलती है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ तभी तो यहाँ पर हूँ। अगर कम बोलता तो कहीं स्कूल या कॉलेज में होता, लेकिन मैं ज़्यादा बोलता हूँ, यही कारण है कि मैं अभी आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। इतना बोलकर वह उन लोगों को इशारा करती है कि वह उसके डायमंड उसे ला कर दे दे। वहीं वह आदमी, वह जो उसके पास डायमंड लेकर आ रहा था, वह भी ललचाई नज़रों से बस उन पत्थरों को ही देख रहा था। वहीं खुराना के साइड बैठा वह बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, छोटा बच्चा, अगर तुम्हें इसे बेचना है तो तुम मुझे इसे बेच सकते हो। मैं तुम्हें इसकी सही कीमत दूंगा और तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है अंकल, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं आपको यह ज़रूर बेच दूंगा। उसकी बातों को सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है और जल्दी से अपने पास से एक कार्ड निकालकर अमायरा को देता है। कहता है कि ओके बच्चा, ये लो, यह कार्ड मेरा है और अगर तुम्हें बेचना हो तो मेरी एक ज्वेलरी की दुकान है, तुम वहाँ चले आना, मैं तुम्हें इसके सही पैसे दूंगा और तुम यह मेरे पास सेफली बेच सकते हो। तो अमायरा बोलती है कि ठीक है। इतना बोलकर वह जाने लगती है। तभी खुराना बोलता है कि ये लड़के रुको, तुम अभी यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। वैसे भी तुमने यहाँ इतना सब कुछ जीता है तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि इसमें से कुछ डायमंड तुम हमें देकर जाओ? उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसकी ओर देखकर एक डेविल मुस्कान देती है और कहती है, क्या तुमने जो जीता था तो तुम जाते वक्त उसे यहाँ देकर जाने वाले थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम उसे यहाँ देकर जाने वाले थे, इसलिए तुम मुझसे ऐसे उम्मीद कैसे कर सकते हो? यह मेरी चीज़ें हैं, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं यह तुम्हें क्यों दे दूँ? वहीं उसकी बातों को सुनकर खुराना गुस्से से लाल हो जाता है और वह बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझसे ऐसे टोन में बात करने की? तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ? वहीं अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा, मुझे तो नहीं पता है कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी नहीं पता है कि आप कौन हैं। जाइए, जाकर अपनी माँ से पूछिए कि आप कौन हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अब तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहीं वह दूर बैठा व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे इस वक्त अमायरा की बातों से बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी।
वहीं उसने ध्यान से उस छोटे बच्चे को देखा, लेकिन तभी उसकी आंखें जो बाज की तरह तेज थी कुछ नोटिस करती है और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। शायद उसने पहचान लिया था कि यह एक कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। वह तो उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। एक लड़की होकर वह कैसे इसी जगह पर आ सकती है, और देखो तो कितनी निडरता के साथ वह उन लोगों को हैंडल कर रही थी। थोड़ी सी भी चूक हुई और इन लोगों को पता चला कि वह लड़की है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, वह उसकी हेल्प करेगा और वह चाहेगा कि भविष्य में वह उसके साथ काम करे, क्योंकि अभी अभी उसने उसकी काबिलियत देख ली थी, जिस वजह से उसे वह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। फिलहाल वह उसका चेहरा तो नहीं देख सकता था, लेकिन वह उसे अगर दोबारा कभी देखेगा तो पहचानने की कोशिश ज़रूर करेगा। वह अभी भी ध्यान से अमायरा को ही देख रहा था। तभी अमायरा कहती है कि ठीक है बूढ़े अंकल, अब मुझे जाना चाहिए, आपकी बकवास मैंने बहुत सुन ली। वहीं उसके मुंह से बूढ़े अंकल सुनकर खुराना का तो खून ही खोल जाता है। वह गुस्से में अमायरा की ओर लपकते हैं और जैसे ही उसे हाथ उठाकर मारने वाले थे, लेकिन एक ही झटके में अमायरा उसके हाथों को पकड़ लेती है। उसके हाथ की गिरफ्त इतनी ज़्यादा थी कि उस खुराना के शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। उसे एक पल के लिए लगता है कि अगर यह लड़के ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो उसका हाथ टूट जाएगा। वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, छोटे बच्चे मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मेरा हाथ टूट जाएगा। इस वक्त उसे अपने हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति जब यह देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, क्या यह छोटा बच्चा सच में इतना ताकतवर है। अब उसके होठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। वह और ध्यान से उसे देखने लगता है। वहीं अमायरा गुस्से से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, इसलिए तुमने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की। आज के बाद कभी किसी को कमज़ोर समझ के अपनी पावर दिखाने की कोशिश मत करना, वरना अगले पल तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा यह तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। वह उसकी आंखों में घूरते हुए देखकर बोलती है कि ध्यान रहे, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कभी शेर को भी सवा शेर मिल जाता है, इसलिए तुम सतर्क हो के आज के बाद से काम करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। वह यह बात इतने धीरे से बोल रही थी कि बस उसकी बातों को खुराना ही सुन रहा था, पर उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कठोर और ठंडी थी कि खुराना के तो रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। उसे नहीं पता था कि सामने खड़ा इस छोटे बच्चे का ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। वह तो बस इसे एक मासूम सा बच्चा समझ रहा था। अब तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उससे कुछ कह पाए। वह बस अपने हाथों को पकड़कर अमायरा को अपनी दर्द भरी नज़रों से देखे जा रहा था। वहीं उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर में इन दोनों के बीच में बात क्या हो रही है। वहाँ सभी लोग बहुत ही खामोशी के साथ बैठकर यह सारा नज़ारा देख रहे थे। वहीं अमायरा अपनी जगह से उठकर सीधा बाहर की ओर निकल जाती है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि खुराना कितनी जोर से चीखा था। तभी उसके पास दो व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि खुराना क्या हुआ, क्या उस छोटे बच्चे ने तुम्हें चोट पहुंचाया? तो खुराना उसकी ओर घूर कर देखता है और फिर अभी तक अपने हाथों को जो दूसरे हाथ से पकड़ कर रखा था उस पर से अपने हाथ हटाता है तो उसकी आंखें डर की वजह से फैल जाती है, क्योंकि उसके हाथों पर
एक गहरा लाल निशान बन गया था। क्या उस छोटे बच्चे ने उसे इतनी जोर से पकड़ा था? ऐसे लग रहा था मानो वहां का खून जम गया हो। यह देखकर तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। वह आश्चर्य से अब उस ओर देखने लगता है जिस ओर से अमायरा गई थी। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं साइड में खड़े वह दो लोग भी आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े खुराना के हाथ को देख रहे थे, जिसमें ऐसे लग रहा था मानो कुछ देर पहले उस पे किसी भारी चीज से वार कर दिया गया हो और वहां खून जम गया हो। वहीं खुराना को तो समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे बच्चे के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है। यह बात उसे अपने बॉस से बतानी पड़ेगी। शायद उसके सामने खड़ा यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। हो सकता है यह कोई दुश्मन हो या कोई दुश्मन की चाल हो। कहीं उनके अड्डे के बारे में उनके दुश्मनों को तो पता नहीं चल गया। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह सोचकर वह घबराते हुए तुरंत वहां से चला जाता है। वहीं साइड में बैठा व्यक्ति जैसे ही अमायरा जाती है उसके पीछे पीछे वह भी निकल कर चला जाता है और अब वह छिप छिप कर अमायरा के पीछे जाने लगता है, क्योंकि वह सोच रहा था कि यह आगे जाकर जरूर अपने ड्रेस को चेंज करेगा, तब वह उसे देख सकेगा। लेकिन अमायरा भी कुछ कम नहीं थी। उसे अंदाजा लग गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से वह तुरंत ही अलर्ट हो जाती है और वह आगे जाकर एक गली में मुड़ जाती है और गली में मुड़ते ही वह साइड में जाकर छिप जाती है। उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अमायरा वहां छिपी हुई है। वह जैसे ही देखता है कि वह शख्स उस गली में मुड़ गया है तो वह भी तेजी से उस ओर जाता है। लेकिन जैसे ही वह गली में अंदर घुसता कि एक जोरदार चीख के साथ वह वापस गली से बाहर 4 फीट ऊपर उड़ते हुए नीचे जाकर जमीन पर गिरता है। इस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसे किसी ने इतनी तेज किक किया, पर वह अभी जमीन पर गिरा हुआ था। वहीं उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह अपना चेहरा उठाकर देखता है तो उसके सामने अमायरा खड़ी हुई थी। उसे देखकर अब उसे और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है। क्या इस छोटे बच्चे ने उसे इतनी ज़ोर से किक किया? उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे जो पड़ी थी बहुत ज़ोरदार पड़ी थी। उसका तो पूरा शरीर अपनी जगह पर ही सुन्न पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था मानो उसके शरीर पर जान ही न हो। वहीं अमायरा उसे घूर कर देखती है और बोलती है कि ओए अंकल, आप कौन हो और इस तरह मेरे पीछे पीछे क्यों पड़े हो? वहीं बेचारा सामने गिरा वह व्यक्ति एक बार अपने आप को देखता है और एक बार अपने सामने खड़े उस छोटे बच्चे को देखता है और बोलता है कि बच्चा, तुमने अंकल किसे कहा? वहीं सामने खड़ा वह इंसान अपनी आंखें छोटी करके अब वह उस छोटी लड़की को घूरने लगता है। उसके कहने का क्या मतलब है? क्या वह उसे कोई बूढ़ा दिख रहा है जो वह उसे अंकल बोल रहा है? वह तो एक मात्र 25 साल का यंग लड़का है। फिर ये इसकी जुर्रत कैसे हुई इसे अंकल बोलने की? वह अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए देखता है। वहीं उसे ऐसा देखता देखकर अमायरा उसकी ओर अपनी आंखें छोटी करके देखती है और बोलती है कि अंकल, तुम्हें सुना ही नहीं पड़ा? तुम मेरे पीछे इस तरह से क्यों आ रहे हो? आखिर में तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम मेरे डायमंड मुझसे छीनना चाहते हो? अगर ऐसा चाहते हो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम इससे मुझसे कभी नहीं छीन सकते हो। उसकी बातों को सुनकर सामने पड़े उस इंसान के होठों पर मुस्कान छा जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलता है, छोटे बच्चे, भला मुझे तुम्हारे डायमंड का क्या काम? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है।
वह तो मैं तुम्हें देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो गया था, इसलिए तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा हुई। इस वजह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। फिलहाल तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो और क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसे अपनी आंखें छोटी करके देखती है और बोलती है, और भला मैं तुम जैसे अजनबी के साथ काम करना क्यों पसंद करूं। उसकी बातों को सुनकर वह बोलता है, इसलिए कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगती हो। वहीं उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसे तिरछी नज़रों से देखने लगती है। फिर वह बोलता है, छोटी बच्ची तुम मुझे इस तरह से मत देखो, क्योंकि मुझे पता है तुम कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हो। अमायरा उसकी बातों को सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है। वह तो इतनी अच्छे से गेटअप होकर गई थी, फिर इसे कैसे पता चला कि वह एक लड़की है। लेकिन फिर वह सोचती है, कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनके पास कुछ हिडन टैलेंट होता है। हो सकता है इसके अंदर भी यह टैलेंट हो कि यह किसी को देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि वह कौन है। फिर वह बोलती है कि नहीं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अब तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना। इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी ईशान, जो कि सामने पड़ा हुआ युवक था, इसकी उम्र 25 साल थी और यह ईशान शर्मा था, जो कि इंडिया की जानी मानी फैमिली से था। वह उनका प्रिंस था। वह यहाँ बस कुछ एंजॉय करने के लिए आया था और कुछ ढूंढ भी रहा था, जिस वजह से वह यहाँ आया था। लेकिन उसे वह तो नहीं मिला, लेकिन कुछ अलग मिल गया। वह उसे अपनी आंखें छोटी कर देखता है और अब तक वह जो खड़ा हो चुका था, वह तेजी से अमायरा के पीछे भागता है और उसे अपने हाथ दिखाकर रोक देता है और कहता है कि छोटी बच्ची तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। वहीं अमायरा जब देखती है कि उसका रास्ता इस इंसान ने रोक रखा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उसके ओर घूर कर देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, सीधे सीधे मुद्दे पर आओ। उसकी बातों को सुनकर ईशान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, देखो कैसे तुरंत ही मेरे मन की बात जान गई। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगता है। इस समय अमायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कोई ना कोई उसके रास्ते में आ रहा था, जिस वजह से अब उसे काफ़ी देर हो रही थी। वह अगर इन लोगों से परेशान न हुई होती तो अब तक कब की जा चुकी होती। लेकिन यह लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते। वह गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोलती है कि मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अब मेरे पीछे ना आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं वह फिर से उसके पीछे जाते हुए बोलता है, देखो तुम जब तक मेरे बातों को नहीं मान लोगी, मैं तुम्हारे पीछे आना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वहीं अमायरा को उससे अब इरिटेशन होने लगी थी। वह गुस्से से उसकी ओर देखती है और बोलती है कि अजीब सी ज़बरदस्ती है, तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर ईशान को अब उससे और भी इंटरेस्ट आने लगता है। वह बोलता है कि ठीक है छोटी बच्ची, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे दोबारा मिलोगी। वहीं अमायरा उसे घूर कर देखती है और बोलती है कि भला मैं तुमसे प्रॉमिस क्यों करूं और तुमसे मैं दोबारा क्यों मिलूं। तुम मेरे क्या लगते हो? क्या तुम मेरे कोई रिश्तेदार हो, कोई जानने वाले हो, या मेरे भाई हो, या मेरे दोस्त हो? तुम मेरे कोई भी नहीं लगते हो। वहीं ईशान की आंखों में चमक आ जाता है जब वह अमायरा की बातों को सुनता है और वह जल्दी से बोलता है कि ठीक है, तो चलो हम रिश्ता बना लेते हैं, तुम मेरी दोस्त बन जाओ। वहीं अमायरा उसे ऐसे देखती है जैसे उसके सामने कोई पागल खड़ा हो। वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि ओह अच्छा, ऐसी बात है, भला मैं तुम्हें अपना दोस्त क्यों बना लूं? तुमने मेरे लिए ऐसा क्या किया है जिससे मैं तुम्हारे लिए
कुछ सोचूं तो उसकी बातों को सुनकर ईशान सोचने लगता है कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए। फिर वह बोलता है कि ठीक है, तुम ही बता दो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम्हारी दोस्ती को हासिल कर सकूं। तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम ऐसा कुछ करना चाहोगे। तो वह बोलता है कि हाँ, तुम जो बोलोगी वह मैं करूँगा। तो वह बोलती है कि ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे यहाँ से शांति से जाने दो। उसकी बातों को सुनकर ईशान का मुंह बन जाता है और वह बोलता है कि नहीं छोटी बच्ची, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें एक शर्त पे जाने दूंगा। पहले तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ, जिससे मैं जब कभी तुम्हें दोबारा देखूं तो पहचान जाऊं। वहीं हमारा के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है कि ओहो, तो तुम्हें मेरा चेहरा देखना है तो सीधे सीधे यह बात क्यों नहीं बोल दिए। चलो ठीक है, मैंने सुना है दुनिया बहुत छोटी है और अगर तुम्हें मेरी दोस्ती पानी है तो अब जब कभी दोबारा मुलाकात हुई और तुम मुझे पहचान गए तो पक्का मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगी। अगर मेरी बातें मंजूर है तो ठीक है बोलो, वरना मैं जा रही हूँ और मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बातों को सुनकर अब ईशान के पास बोलने को कुछ नहीं रहता। वह तुरंत ही उससे बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मंजूर है, देखना मैं तुम्हें ज़रूर पहचान लूँगा। इतना बोलकर वह उसकी आंखों से उसका चश्मा उतार देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह एक बार उसकी आंखें देख ले तो वह उसे ज़रूर पहचान लेगा, चाहे वह जितने भी नकाब में छिप जाए। वहीं जैसे ही वह उसके चश्मे को उसकी आंखों से उतारता है, उसकी ब्लू आंखों को देखकर तो एक पल के लिए वह उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, शायद आज तक उसने इतनी ज़्यादा खूबसूरत आंखें किसी की नहीं देखी थी। उसका दिल तो जोरों से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि क्या इसकी आंखें इतनी ज़्यादा खूबसूरत है तो यह भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। एक पल के लिए उसका दिल उसे बगावत करने लगता है। फिर वह अपने मन को झटकता है और सोचता है कि यह मैं क्या सोच रहा हूँ, भला मेरे मन में कब से ऐसी बातें आने लगी। फिर वह मुस्कुराते हुए उसका चश्मा उसे फिर से पहना देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को याद रखूंगा और तुम भी मेरी बातों को याद रखना। जब अगर मैं तुम्हें पहचान गया तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसे गुस्से से घूर कर देखती है और मन ही मन सोचती है गधा कहीं का, जब तूने मेरी आंखें देख ली तो तू मुझे जाहिर सी बात है पहचान ही लेगा, क्योंकि शायद ही ऐसी आंखें जल्दी किसी की देखने को हो। लेकिन फिक्र ना करना, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूँगी कि तुम मुझे कभी नहीं पहचान पाओगे। इतना बोलकर वह एक हल्की मुस्कुराहट देते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं उसे जाता हुआ देखकर ईशान बस उस ओर देखता ही रह जाता है और कुछ ही देर में अमायरा उसकी आंखों के सामने से ओंझल हो जाती है। वहीं ईशान अपने सर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा रहा था। उसे पता नहीं क्या हो गया था। वह वहाँ से तुरंत ही निकलकर अपने ऑफिस चला जाता है। या सीधे इस वक्त वह आरएस एम्पायर की ओर जा रहा था। उसके होठों पर इस वक्त बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह इस वक्त अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में वह वहां पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी से निकलकर अपने प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है और सीधे वह 14 फ्लोर पर जाता है, जहां उसका ऑफिस बना हुआ था। वहीं जैसे ही वह अपने ऑफिस में पहुंचता है तभी अचानक वहां उसका सेक्रेटरी आता है और वह बोलता है कि सर आप आ गए। आपको श्रेयांश सर ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब आप आए तो तुरंत ही आपको उनका मैसेज देने के लिए कहा गया था। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह अपने कैबिन से निकलकर श्रेयांश के फ्लोर पे चला जाता है। उसका कैबिन
14 फ्लोर पर था। वहीं श्रेयांश का कैबिन 20 फ्लोर पर था। वह तुरंत ही वहां पहुंचता है और वह बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर घुस जाता है। वहीं श्रेयांश को पता था कि यह कौन होगा, क्योंकि इस तरह बिना दरवाज़ा नॉक किए किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी, बस उसके कुछ खास लोगों के अलावा। वह जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि श्रेयांश अपनी सोच में डूबा हुआ था। दोस्तों, तो यहाँ हम बता दें, श्रेयांश रायजादा और ईशान शर्मा यह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इनकी बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन यह पार्टनर में भी एक साथ काम कर रहे थे। यह एक दूसरे के पार्टनर भी थे और इनके सारे काम वह मिलकर ही किया करते थे। वह लोग बचपन के ही दोस्त थे, जिस वजह से इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा पटती थी। वह जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है यश और श्रेयांश वहाँ बैठकर कुछ सोच रहे थे। वहीं जैसे ही यश उसे देखता है तो बोलता है कि अरे वाह, ये लीजिए महाराजा जी आ गए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ईशान उसकी ओर ऐसे देखता है जैसे किसी गधे को देख रहा हो। वहीं उसे अपनी ओर ऐसा देखते देखकर यश का मुंह बन जाता है। तभी श्रेयांश उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि क्या काम हो गया। तो वह बोलता है कि नहीं, फिलहाल अभी उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन जल्दी ही मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा लूँगा। लेकिन तभी वह मुस्कुराते हुए बोलता है, जानते हो आज वहाँ कुछ अजीब हुआ है। उसकी ऐसी मुस्कुराहट और उसकी बातों को सुनकर वह दोनों उसकी ओर देखने लगते हैं। श्रेयांश समझने की कोशिश कर रहा था कि इस खड़ूस रहने वाले शख्स के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कुराहट कैसे आ गई, ऐसा क्या हुआ होगा। तो वह बोलता है कि ऐसा क्या हुआ। वहीं ईशान मुस्कुराते हुए बोलता है कि यह पूछ कि ऐसा क्या नहीं हुआ, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने वहाँ कुछ ऐसा होगा सोचा नहीं था। उसकी बातों को सुनकर यश बोलता है, अरे बातें क्यों घुमा रहा है, जो बोलना है ठीक से बोलना, ये ऐसा क्या देख लिया। तो वह उसकी ओर घूर कर देखते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद रख तब तो बोलूँगा। उसकी बातों को सुनकर यश अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि उसे भी जानना था कि ऐसा क्या हुआ जो जब से आया है पागल की तरह मुस्कुराए जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईशान इन लोगों को अमायरा के बारे में बताएगा? क्या वो ईशान को पता चल चुका है कि वह कौन है? और क्या इन लोगों को भी अमायरा के बारे में कुछ पता चला? क्या यश ने अमायरा की कोई भी जानकारी हासिल की? यह जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।